दोस्तों आधी रात में लगभग 12 से पौने 1 बजे के बीच में एक आदमी को जब रास्ते में एक डेड बॉडी दिखता है तब वो पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करता है उस आदमी को ही इस मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है और आजीवन कारादंड में दंडित किया जाता है। 1 साल बाद एक लॉयर फिर से इस केस को रीओपन करता है क्योंकि उसे लगता है कि पुलिस ने जानबूझकर एक निर्दोष को फंसाया है। इसके बाद वो लॉयर किस तरह से इस रहस्य को सुलझाता है और किस तरह से उसे निर्दोष साबित करता है वो सच में यार काफी इंटरेस्टिंग है। हाय हेलो दोस्तों, दिस इज दीपक एंड वेलकम टू मिस्टर फिल्मी वाला। इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में हर इंडियन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तभी कब्रिस्तान पर 2 आदमी एक डेड बॉडी को लेकर कुछ बात कर रहे हैं, जिसमें से कब्रिस्तान में काम करने वाला आदमी से हमें ये पता चलता है कि पिछले 3 महीने से ये 11वीं लाश है, इसीलिए वो इस काम को करने के लिए मना कर रहा है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ एक पुलिस वाला है जो उसके जेब में कुछ पैसे डालकर उसे मनवा लेता है। फिर दोस्तों दोनों मिलके उस डेड बॉडी को एक पिकअप में डालते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ ये सब कुछ एक मोबाइल में लाइव रिकॉर्ड हो रहा है। बोले तो कब्रिस्तान में काम करने वाला आदमी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सीक्रेटली ये वीडियो बनवा लेता है। इसके बाद ये वीडियो वो टैक्सी ड्राइवर अरविंद को दिखाता है क्योंकि अरविंद पुलिस के लिए भी काम करता है। वीडियो देखने के बाद अरविंद मोबाइल से मेमोरी कार्ड निकालकर उसे सुबह 10:30 बजे कमिश्नर ऑफिस में मिलने को कहता है। इसी वक्त अरविंद को एक इमरजेंसी कॉल आता है जिसे वो पिकअप करने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ आप सभी को बता दूं, अरविंद के सामने वाला टेबल में बैठा एक आदमी ये सब कुछ सुन रहा होता है। इसके बाद वो अरविंद को फॉलो करने लगता है और उसी रात ना दोस्तों सिटी में बहुत बारिश हो रही होती है। कुछ दूर जाते ही हम देखते हैं कि वो आदमी अरविंद के पेट में चाकू मार रहा है। दूसरी तरफ वासु नाम का एक बंदा फोन से बात करते करते अपने घर की ओर जा रहा है। इधर वो आदमी अरविंद को मार के वहाँ से अपना बाइक लेकर फरार हो जाता है। लेकिन उसी वक्त वासु और उस आदमी का एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है जिसमें वासु बेचारा थोड़ा सा चोटीला हो जाता है। इसके बाद वासु जब अरविंद की डेड बॉडी को देखता है तब वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है, जहां पुलिस आकर कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर अरविंद की डेड बॉडी को अस्पताल भेज दिया जाता है। दोस्तों दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले वासु से कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि वासु एक पॉप में काम करता है और जब वो काम खत्म करके घर लौट रहा था तभी एक ओवरस्पीड बाइक के साथ वासु की बाइक टकराता है जिसे वो नीचे गिर जाता है। और जब वो उठकर देखता है तब वो पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करता है। वासु के बात सुनते ही इंस्पेक्टर भूपति और एसआई प्रवीण वासु के नजदीक आते हैं, जिसमें इंस्पेक्टर भूपति वासु से ये जानना चाहता है कि वो इतनी देर रात तक कर क्या रहा था। तब वासु बोलता है, सर हमें पैसे हैंडओवर करने थे और क्लीनिंग का काम भी बाकी था, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन यहाँ इंस्पेक्टर भूपति एसआई प्रवीण से बात करने के बाद सीधे वासु की स्कूटी की सीट कवर ओपन करता है जहां उसे एक चाकू मिलता है और इसी के साथ कैब ड्राइवर अरविंद की मर्डर केस में वासु को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आजीवन कारादंड में दंडित किया जाता है। दोस्तों अब कहानी में हमें 8 साल बाद यानी साल 2019 में वकील रामचंद्र से मिलाया जाता है, जो इस फिल्म का लीड एक्टर भी है और आज इस बंदे का केस का हियरिंग है, इसीलिए बंदा फुल कॉन्फिडेंस के साथ कोर्ट के अंदर एंट्री करता है। इसके बाद ही हमें पता चलता है कि असल में राम का ये एक सपना था और हकीकत में फिलहाल वो एक लॉ फर्म में काम करता है जिसके लिए अभी वो तैयार हो रहा है। ऑफिस पहुंचते ही बॉस उसे एक सेलिब्रिटी का केस देते हैं, जिसे सुनते ही राम काफी खुश हो जाता है और फिर वहाँ से राम बाहर निकलकर एक चाय की टपरी पर चाय की चुस्की ले रहा होता है। उसी वक्त उसे एक फोन कॉल आता है जिसमें हमें ये सुनने को मिलता है कि तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, राव एसोसिएट को एक वकील की जरूरत है और कल उसका एक इंटरव्यू है, बेस्ट ऑफ लक। अब कहानी में अगले दिन सुबह राम के साथ कई कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए राव एसोसिएट पहुंचते हैं, जहां सबसे पहले उन लोगों को एक एक व्हाइट पेपर दिया जाता है और ये लिखने को बोला जाता है आप इस फर्म के अंदर कितनी अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, वो लिखते हुए अपना एक स्टेटमेंट लिखिए और उस पर साइन करके मुझे पढ़कर सुनाए। इसमें कई लोगों का तरह तरह का जवाब होता है, जिसमें लॉ के अकॉर्डिंग राम एक यूनिक सा जवाब देते हुए बोलता है, एक वकील होने के नाते हमें लिखावट में कोई भी बयान नहीं देना चाहिए क्योंकि इसका इस्तेमाल
इस्तेमाल बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इसी तरह राम फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो जाता है। अब सेकंड एंड थर्ड राउंड में भी राम का यूनिक थिंकिंग सबको इम्प्रेस करते हुए आखिर में राम को राव एसोसिएट का अगला वकील राम को चुना जाता है। जहाँ राम को 8 साल पुरानी कैब ड्राइवर मर्डर केस का फाइल देते हुए ये बोला जाता है कि कल इसका होम टाउन जाओ और वहाँ क्या हुआ मुझे बताना। फिर यहाँ हमें राम के बगल में खड़ी अनु के बारे में पता चलता है, जो राम का क्लासमेट होने के साथ साथ राम की गर्लफ्रेंड भी है, और अनु ही राम को कॉल करके राव एसोसिएट के बारे में बताया था। दोस्तों अब कहानी में अगले दिन सुबह राम के साथ सुधाकर और अनु वासु के गाँव निकल पड़ते हैं। जहाँ पहुँचते ही हम सबसे पहले वासु की माँ पार्वती को देखते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं। और यहाँ हमें ये भी जानने को मिलता है कि वासु की माँ पार्वती ही राव एसोसिएट को एक चिट्ठी लिखा था ताकि राव एसोसिएट के वकील इस केस की तहकीकात करें। लेकिन दोस्तों यहाँ वासु आते ही इन लॉयर्स के ऊपर भड़क जाता है और सीधे घर से बाहर निकलने को कहता है, क्योंकि इस केस में लॉयर वासु की फैमिली को काफी लूट चुके हैं। इसीलिए वासु अब किसी भी लॉयर के ऊपर भरोसा नहीं करता है। लेकिन दोस्तों वासु के ऊपर अब भी कंपनसेशन का केस है, जिसमें वासु को अब भी कैब कंपनी को 10 लाख रुपया देना है। इसीलिए राम वासु से अकेले में मिलता है। इसमें वासु राम को एक भी जवाब नहीं देता है, इसीलिए राम वहाँ से उठ के जाने वाला होता है। तभी वासु पीछे से ये बोलता है कि सर कानून किस लिए है? राम बोलता है अपराधी को सजा देने की। वासु बोलता है क्या हो अगर किसी निर्दोष को सजा मिल रही है तो? यहाँ तो कोई भी मेरी सच्चाई सुनना ही नहीं चाहता। क्या आप सुनना चाहोगे? तो चलिए जानते हैं दोस्तों वासु के पॉइंट ऑफ व्यू से असल में उस रात क्या हुआ था। दोस्तों अब यहाँ हमें 8 साल पुरानी कैब ड्राइवर अरविंद की मर्डर होने से ठीक 1 घंटे पहले की सीन दिखाई जाती है, जहाँ वासु बार बंद होने के बाद बारिश में भीगते हुए अपनी माँ से बात करते करते घर की ओर जा रहा था। उसी वक्त एक ओवरस्पीड बाइक वासु की बाइक से टकराता है, जिसे वासु नीचे गिर जाता है। और जब वो उठकर देखता है तब वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है। और पुलिस आने के बाद हम एसआई प्रवीण को देखते हैं, जो फोन पर किसी से बात करने की ट्राई कर रहा है, बट बात हो नहीं पा रहा है। अब यहाँ एसआई प्रवीण इंस्पेक्टर भूपति से ये बोलता है कि सर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, अब हम क्या करें? दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस वासु से पूछताछ कर रहे हैं। तभी इंस्पेक्टर भूपति वासु के नजदीक आता है और वासु की स्कूटी जब चेक करता है तब उन्हें एक चाकू मिलता है और उसके बाद वासु को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये सब हम पहले ही देख चुके। लेकिन दोस्तों उसी रात वासु को पुलिस स्टेशन ले जाने की जगह एक ऐसी सुनसान जगह पर लाके उसे बड़ी बेरहमी से पिटाई किया जाता है, जिसमें एसआई प्रवीण उसे बार बार उस बाइक वाले का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ और सब कुछ सच सच बताने को कहते हैं। लेकिन यहाँ बेचारा वासु ये बोलता है कि सर बारिश की वजह से मैं कुछ नहीं देख पाया। लेकिन ये सुनने के बाद भी एसआई प्रवीण उसे और बड़ी बेरहमी से मारता रहता है। तभी इंस्पेक्टर भूपति वहाँ आ जाता है, जिसे देख के एसआई प्रवीण उन्हें ये बताने लगता है कि सर कितनी भी बार पूछूं ये बस एक ही बात दोहराते जा रहा है। अब यहाँ वासु भूपति का पैर पड़ता है और उसे छोड़ने को कहता है, लेकिन ये लोग वासु की एक भी बात नहीं सुनते। अब यहाँ इंस्पेक्टर भूपति वासु को जबरदस्ती गुनाह कबूल करने को कहता है और आखिर में एसआई प्रवीण को एक स्टेटमेंट लिखने को कहता है, जिसमें आरोपी नंबर 1 वासु 3 अप्रैल साल 2011 को आधी रात में लगभग 12 से 1 बजे के बीच में वो नशे की हालत में बाइक चला रहा और एक कैब से जाकर टकरा गया और वो कैब ड्राइवर से बहस करने लगा और उसे गुस्सा आया। कैब ड्राइवर वहाँ से चला गया और आरोपी नंबर 1 वासु अब भी नशे की हालत में था। उस कैब ड्राइवर का पीछा किया और उसे कोंडापुर जंक्शन पर रोका और बड़ी बेरहमी से मार डाला। ये सब कुछ सुन के वासु रोते हुए इंस्पेक्टर भूपति का पैर पड़ता है और उन्हें छोड़ने को कहता है, लेकिन ये लोग वासु की एक भी बात नहीं सुनते हैं। लेकिन स्टेटमेंट लिखने के बाद एसआई प्रवीण ये बोलता है कि सर एक प्रॉब्लम है, जो चाकू वासु की स्कूटी से मिला है वो मैच नहीं कर रहा। ये सुन के इंस्पेक्टर भूपति बोलता है बिना सबूत के एफआईआर दर्ज कर दो। लेकिन दोस्तों उसी वक्त एक दूसरा पुलिस वाला वासु जो बार में काम करता था उसी बार से एक बड़ा चाकू लेकर आता है, जिसमें वासु का फिंगरप्रिंट होता है और इसी के साथ वासु को कोर्ट में पेश किया जाता है। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर वराह मूर्ति इंस्पेक्टर भूपति का करीबी दोस्त होने के वजह से इस केस को हैंडल किया और वासु को धारा 302 के अकॉर्डिंग दोषी साबित कर दिया। और ये था वासु की पॉइंट ऑफ व्यू से उस रात की असल कहानी। इसमें दोस्तों राम, सुधाकर और अनु और हम भी समझ जाते हैं कि वासु खूनी नहीं है, उसे फंसाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अब भी वासु के ऊपर कंपनसेशन का केस है, जिसमें अभी भी कैब
कंपनी को 10 लाख रुपया देना है। उसी वक्त राव एसोसिएट से राव का कॉल आता है, जहाँ हमें ये जानने को मिलता है कि इस केस को लेकर कल ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है। अब यहाँ वेटर खाने की प्लेट लेकर इनके टेबल पर आता है, जिसमें सुधाकर की प्लेट में कुछ डस्ट होने की वजह से सुधाकर उसे बदलने को कहता है। लेकिन दोस्तों इस चीज को इसी वक्त राम बड़ी गौर से देखता है और रेस्टोरेंट की चारों तरफ जब वो देखता है वो खुद ब खुद समझ जाता है कि असल में वासु को किस तरह से फंसाया गया है। अगले दिन सुबह मीटिंग में राम सीधे बोल देता है, पुलिस ने जानबूझकर वासु को फंसाया है। ये सुन के उनमें से एक व्यक्ति ये बोलता है, यार ये एक सिंपल सा केस है और पुलिस क्यों वासु को फंसाएगा। इसमें राम बोलता है, देखो कैब ड्राइवर अरविंद एक साधारण कैब ड्राइवर नहीं था, वो ड्राइवर होने के साथ साथ पुलिस इन्फॉर्मर भी था और ये भी बोलता है कि मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग वासु इनोसेंट है, इसीलिए हम कंपनसेशन का केस ना लड़कर 8 साल पुरानी मर्डर केस को फिर से रीओपन करते हैं। अब यहाँ राव बोलता है, यार ये सब पैसों का मामला है और इसमें पुलिस को फिर से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और जज को भी मनाना पड़ेगा। अब यहाँ राम बोलता है, सर बुरा ना माने तो मैं एक सवाल कर सकता हूँ, आपने फ्री लीगल सर्विस क्यों शुरू किया। राव बोलता है, आम आदमी को न्याय दिलाने। अब राम यहाँ बोलता है, सर जरा सोच के देखिए, अगर ये केस हम जीत जाते हैं तो इस लॉ फर्म का वैल्यू आसमान छुएगा और लाखों क्लाइंट आपके ऑफिस के सामने रहेंगे। अब यहाँ राव बोलता है, अगर वासु ही असली खूनी साबित हो जाए तो। इसके बाद राम बोलता है, सर ऑलरेडी वासु 8 साल जेल में रह चुका, जरा सोच के देखिए, अगर ये केस हम जीत गए तो क्या हो। राम का इस कॉन्फिडेंस को देखते हुए राव एंड सभी टीम इस केस को लड़ने का फैसला लेते हैं। अब अगले सीन में हमें वासु की गाँव दिखाया जाता है, जहाँ वासु को एक प्राइवेट नंबर से फोन कॉल आता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि कोई इस केस को रीओपन ना करने के लिए वासु को धमकी दे रहा है। दूसरी तरफ राम और सुधाकर कुछ मिसिंग एविडेंस लेकर वासु से मिलते हैं, जो कि अब तक कोर्ट में पेश नहीं किया गया। लेकिन अब यहाँ वासु बोलता है, क्या हम इससे इस केस जीत जाएंगे और क्या मैं जान सकता हूँ कि आप ये केस फ्री में क्यों लड़ रहे हैं। राम बोलता है, देखो वासु, वैसे भी तुम 8 साल जेल में रह चुके हो, अगर हम केस जीत जाते हैं तो तुम्हें मिलेगा न्याय और हमें मिलेगा क्लाइंट, जस्ट सिंपल। इससे वासु थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और ये बोलने लगता है कि क्या आप मेरी जिंदगी की 8 साल वापस ला सकते हैं। कब तक आप हमारे जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, हमें कोई भी न्याय नहीं चाहिए या मदद नहीं चाहिए। ये बोल के वासु वहाँ से उठ के जाने वाला होता, तभी तुरंत राम उठ के सबके सामने ये बोलने लगता है कि एक्सक्यूज मी, क्या आप जानते हो वो कौन है। वो एक खूनी है। 8 साल पहले कोंडापुर जंक्शन पर एक कैब ड्राइवर को बड़ी बेरहमी से मार दिया था। अब यहाँ सब लोग वासु की तरफ देखते हैं। इधर राम बोलता है, देखो सब लोग तुम्हें किस तरह से घूर के देख रहे हैं, जैसे तुम कोई इंसान नहीं राक्षस हो। तुम पर कातिल का टैग लगा हुआ है, तुम्हारे मरने पर भी ये टैग नहीं हटेगा, इसीलिए ये केस तुम्हें लड़ना चाहिए। इसके बाद राम और सुधाकर गुस्से से वासु को फाइल पकड़ा के वहाँ से निकल जाते हैं, जिसमें राम ये बोलता है कि हम फ्री में केस लड़ रहे हैं तो ये भरोसा नहीं कर रहा है। तभी वासु पीछे से दौड़ते हुए राम और सुधाकर से माफी मांगता है और उसी वक्त इन तीनों के सामने एक बाइक एक्सीडेंट होता है, जिसे देखते हुए राम क्लू ढूंढने लगता है, जिसमें वो ये बोलता है कि पुलिस एफआईआर के हिसाब से तुम बाइक चलाते समय कार से टकरा गए और तुम्हारा ड्राइवर से झगड़ा हो गया और फिर तुमने उसका पीछा करके उसे चाकू से मारा। फिर राम सुधाकर को बोलता है, सुधाकर कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक पहले वासु ने अपने माँ को कॉल किया, डिस्कनेक्ट होने के 90 सेकंड बाद उसने कैब ड्राइवर की हत्या की और पुलिस को भी बुलाया। क्या हम झगड़े के बाद 90 सेकंड के अंदर किसी को चाकू से मार सकते हैं। दोस्तों अब पुलिस एफआईआर के मुताबिक सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से असल में उस रात जो हुआ था राम उसे फिर से रिक्रिएट करता है, जहां राम रास्तों के बीचों बीच एक कैमरा लगा था। दूसरी तरफ सुधाकर को एक कैब में बिठाया जाता और वासु को एक बाइक में पीछे खड़ा किया जाता। इसके बाद पुलिस एफआईआर के मुताबिक उस इंसिडेंट को फिर से दोहराया जाता, जिसमें राम अपना स्टॉप वॉच ऑन करके रखता है और जब आखिर में हम देखते हैं कि ये सब होने में टोटल 5 मिनट लगता है, जहां 90 सेकंड में कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है। अब कहानी में अगले दिन राम मजिस्ट्रेट को ये वीडियो दिखाता है, जहां राम साफ तौर पर ये बताने लगता है कि एफआईआर के मुताबिक वासु उसकी मां को कॉल करने के बाद 90 सेकंड में अरविंद का मर्डर हुआ है, लेकिन पुलिस के अकॉर्डिंग उस इंसिडेंट को फिर से रिवाइंड करके दिखा जाता है, जहां 5 मिनट के अंदर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो वासु 90 सेकंड में कैसे मर्डर कर सकता है। ये सब सुनने
सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ये बोलने लगता है कि इसमें सिर्फ आप लोग ये साबित कर सकते हैं कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन गलत है, लेकिन फिंगरप्रिंट के हिसाब से वासु को ही दोषी माना जाएगा। अगर आप लोग वासु को निर्दोष साबित करना चाहते हैं तो आपको पक्का एविडेंस और गवाह की जरूरत है। अब यहाँ सब लोग बैठ के ये सोचने लगते हैं कि एविडेंस और गवाह कहाँ मिलेगा। जहाँ राम वासु से ये सवाल करता है कि उस रात तुम अपने साथ चाकू क्यों ले जा रहे, तभी कहानी को हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। जहाँ घटना के उस रात वासु जहाँ काम करता है वहाँ हम रीना नाम की एक लड़की को देखते हैं और उसी रात इंस्पेक्टर भूपति और एसआई प्रवीण को भी उसी वार में देखते हैं। रीना ऑर्डर लेते भूपति और प्रवीण रीना के साथ बहुत बुरी बर्ताव करते हैं और ये देख के वासु रीना को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद ऑर्डर लेने आता है, लेकिन वासु के साथ भी ये लोग बहुत बुरी बर्ताव करते हैं और मैनेजमेंट में शिकायत करने की धमकी भी देते हैं और आखिर में 3 व्हिस्की ऑर्डर करते हैं। इसके बाद वासु अपना काम खत्म करके घर जाने ही वाला होता है कि उसे किचन से किसी की आवाज सुनाई देती। जब वो अंदर जाकर देखता है तब हम देखते हैं रीना को किसी ने हाथ पैर बांध कर मुंह में पट्टी मार दिया है। ये देख के वासु उसे तुरंत खोल देता है और वहाँ से भागने ही वाला होता है। तभी बार ओनर उनके सामने आ जाता है और वासु को धमकी देता है और लड़की को छोड़कर जाने को कहता है और उसी वक्त वो आदमी वासु को जोर से एक धक्का दे देता है जिसे वासु नीचे गिर जाता है। लेकिन वासु को मौका मिलते ही वासु पीछे से फायर एक्सटिंग्विशर उठा के सीधे उस आदमी के सर पर ठोक देता है और जैसे ही वो आदमी बेहोश हो जाता है तभी वासु तुरंत रीना को लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वासु देखता है रीना के हाथ में अभी भी एक चाकू है, इसीलिए वासु रीना के हाथ से चाकू लेकर अपनी स्कूटी के अंदर रख लेता है और रीना को बिठा के सीधे बस स्टैंड लेकर विजयवाड़ा का एक टिकट करवा देता है और आखिर में ये बोलता है कि यहाँ जो भी हुआ सब कुछ भूल जाना और घर में किसी को कुछ मत बताना। इसके बाद रीना वहाँ से चली जाती। ये सब कुछ सुनने के बाद अनु वासु से ये जानना चाहता है कि ये सब कुछ तुमने पहले क्यों नहीं बताया। वासु बोलता है रीना को मैं किसी भी उलझन में नहीं डालना चाहता। अब यहाँ राम बोलता है पॉप का ओनर हमारा साथ नहीं देगा, पुलिस ऑलरेडी वासु के नाम पर नेगेटिव रिपोर्ट पेश की है। अब यहाँ वासु को कोई बचा सकता है तो वो है रीना, इसीलिए सब लोग मिलकर सोशल मीडिया पर रीना को ढूंढने लगते हैं, लेकिन रीना कहीं नहीं मिलती है। इसीलिए राम सुधाकर से बोलता है तुम कुछ सजेशन दो। उसी वक्त सुधाकर अपने मोबाइल से राम को एक लड़की का फोटो दिखाता है जिसे राम को वासु के घर के दीवार पर बनी ड्राइंग याद आता है और इसीलिए राम वासु को रीना का स्केच बनवाने को बोलता है और वासु हूबहू रीना का स्केच बनवा लेता है। दूसरी तरफ राम रीना के साथ सुधाकर का फोटो लगा के एक स्टोरी बनवाता है जहाँ राम कुछ ऐसा लिखता है रीना सुधाकर को चीट करके भाग गया है और ये बात बहुत ही जल्द सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। इसके बाद राव राम से पब्लिक प्रोसिक्यूटर ब्रह्ममूर्ति से मिलने को कहता है जो वासु का केस का कुछ डिटेल्स लेकर आए और साथ में राव राम को थोड़ा सावधानी बरतने को भी कहता है। और ये है पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर ब्रह्ममूर्ति जो वासु के खिलाफ केस लड़ रहे थे। ब्रह्ममूर्ति साफ तौर पे राम को ये बोलना चाहता है कि ये केस कभी भी रीओपन ना किया जाए, लेकिन इस बात पर राम सहमत नहीं होता है और आखिर में ब्रह्ममूर्ति भड़कते हुए ये बोलने लगता है कि सर ये अपना लॉ फॉर्म का नाम खराब करना चाहता है और जाने से पहले राम को एक चिट्ठी देकर जाता है। राम जब चिट्ठी पढ़ता है तब हमें पता चलता है कि वासु जब जेल में था तब वो जॉर्ज को एक चिट्ठी लिखा था जिसमें क्लियर ये लिखा था कि वासु सब कुछ मानकर अपना गुनाह कबूल कर लेता है। ये लेटर राम पढ़ते ही गुस्से में आ जाता है और तुरंत वासु को कॉल करता है और उस लेटर के बारे में जानना चाहता है जिसमें वासु कुछ ऐसा बोलता है कि तभी मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी और मुझे मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ा। इधर राम गुस्से में वासु को ये बोलने लगता है कि पहले तुम खुद स्वीकार किया कि तुमने ही खून किया है, दूसरी तरफ तुमने रीना की कहानी सुनाई और अब ये कन्फेस लेटर। जाओ भाई तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम जेल में जाओ। लेकिन उसी वक्त अचानक से पीछे से राम को एक ट्रक धक्का देकर चला जाता है। राम को तुरंत अस्पताल शिफ्ट किया जाता है और बाद में सुधाकर और अनु राम को मिलने आते हैं जिसमें सुधाकर कुछ ऐसा बोलता है सर मुझे नहीं लग रहा है कि ये एक छोटा मोटा एक्सीडेंट है, इसके पीछे कुछ तो साजिश हो सकता है और आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। और इसी वक्त वासु भी वहाँ आ जाता है, लेकिन वासु को देखते ही राम गुस्से में आ जाता है। लेकिन यहाँ वासु माफी मांग लेता है और तभी अचानक से सुधाकर को
किसी लड़की का फोन आता है। सुधाकर फोन रिसीव करते ही हमें ये सुनने को मिलता है कि कौन हो तुम और मेरे बारे में ऐसे कैसे लिख सकते हो तुम, मैं तुम्हारे नाम पर पुलिस में कंप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ सुधाकर जब वासु को फोन देता है तब हमें पता चलता है ये रीना जोसेफ है, जो फिलहाल वाइजैक के किसी 5 स्टार होटल में मैनेजर के पोस्ट में। लेकिन इसमें ना दोस्तों रीना जोसेफ वासु को क्लियरली गवाही देने पर मना कर देता है और ये बात सुनते ही वासु बेचारा थोड़ा सा दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और अकेले अकेले टाइम स्पेंड करने लगता है। कुछ टाइम बाद वो राम को कॉल करके रीना के बारे में सब कुछ बता देता है। लेकिन उसी वक्त पुलिस वासु को बस के अंदर गिरफ्तार कर लेता है। वासु जब पुलिस वाला को फोन देता है तब राम ये बोलता है कि वासु फिलहाल जमानत में है, आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। तब हमें पुलिस के मुंह से ये सुनने को मिलता है कि होटल मैनेजर रीना जोसेफ की मर्डर केस में वासु को गिरफ्तार किया जा रहा है और ये बात सुनते ही राम और वासु चौंक जाते हैं। और दूसरी तरफ रीना को दिखाया जाता है जिसे किसी ने गला काट कर मार दिया है। दोस्तों कहानी काफी इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ी सी लंबी है, इसीलिए मैंने सोचा इसका सेकंड पार्ट में कवर करूं, वो भी आपकी इजाजत हो तो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड लव यू ऑल।